बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अनस सत्तार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़ीमत टीवी। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार संभाले 1 माह गुजर चुका है। वैसे तो ये 4 हफ्तों का वक्त इतना ज़्यादा नहीं कि इस पर कोई हतमी राय दी जा सके। हुक्मरान इत्तेहाद की कारकर्दगी का दुरुस्त तज्ज़िया कुछ मज़ीद वक्त गुजर जाने के बाद ही हो पाएगा। ताहम चूँकि ये तजर्बाकार लोग हैं, कई बार हुकूमतें कर चुके हैं और दर्जन भर पार्टियों के इज्तिमाई सियासी दानिश और तजर्बा इकट्ठा हो चुका है, इसलिए इनके इब्तदाई दिनों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा धचका वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ को देकर लगा कि वो तजर्बाकार सियासतदान हैं। पंजाब जैसे बड़े सूबे को चलाने की गवर्नेंस का वसी तजर्बा है। 3 बार वज़ीर आला रहे हैं, 2 बार तो मुसलसल 10 बरस वज़ीर आला रहे। नाज़रीन, ये ठीक है कि मुल्क चलाना सूबा चलाने से मुख्तलिफ है। इसमें आलमी सतह की डीलिंग भी आ जाती है। इसके बावजूद मियां शहबाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर और मुरतब अंदाज में मामलात चलाने की तवक्को थी। जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, इनके चेहरे से मुस्कुराहट रूठ सी गई है। एक अजब अंदाज की खुशूनत, तफक्कुर और बुखलाहट से चेहरे से मुतरशा है। उनका वो साफ तासुर, वो लहक लहक से अशार पढ़ने वाला मामला भी अपना रिदम खो बैठा है। पाना के हालात संगीन हैं, मईशत बुरे हालों से दो चार है। हुकूमत के लिए काबीना बनाना भी मुश्किल हो गया था। ये सब अपनी जगह, मगर अपने चेहरे पर ये सब परेशानियां सजाना अपने हामियों का मोराल गिराता है, बढ़ाता नहीं है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि कोई अच्छा स्पीच राइटर भी दस्तयाब नहीं है। वो सरकार में हैं, सरकारी खातों में इस काम के लिए कई लोग मुकर्रर होते हैं। न जाने शहबाज शरीफ साहब को अच्छी तकरीर लिखी नहीं मिलती या वो भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरह फिलबदी तकरीर करना पसंद करने लगे हैं। इसमें उनसे मुसलसल गलतियां हो रही हैं, ऐसी गलतियां कि जिनके लिए पंजाबी सिनेमा में कई चुकते मौजूद हैं। शांगला गए तो वहाँ मकामी आबादी पर इतना तरस खाया कि जज्बात में आकर ऐलान कर दिया कि मुझे अपने कपड़े बेच कर आपको सस्ता आटा देना पड़ा तो मैं दूंगा। इस पर ज़ाहिर है भक्तियाँ किसी की और सोशल मीडिया पर बहुत से मेम्स बने। और फिर एक जलसे में अल्लामा इकबाल का शेर सुना तो जोश जज्बात में बोले कि ये इकबाल ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में लिखा था। यानी इकबाल ने अपनी पैदाइश से पहले ये शेर कहा। एक ज़माने में इमरान खान ऐसी गलतियां किया करते थे। कभी तो वो जर्मनी को जापान का पड़ोसी मुल्क बना देते थे और उस पर नून लीग की बड़ा हंसा करते थे। अब लगता है कि तहरीक इंसाफ वालों की बारी है। अब ये सितम ज़रीफ़ी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को एडिटर से हालिया मुलाकात में गुफ्तगू का आगाज़ लाहौर के किडनी लिवर अस्पताल PKLI और मेट्रो ट्रेन से करना पड़ा और इख्तिताम उन्होंने ऑरेंज ट्रेन पर किया। यानी कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म के पास कई साल पुराने बतौर वज़ीर आला किए गए कामों के हवाले के सिवा कुछ कहने को नहीं था। अफसोसनाक। एक काम हुकूमत ने अच्छा किया कि IMF वगैरह से मुज़ाकरात के लिए वक्त बिल्कुल ज़ाय नहीं किया। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो इब्तदाई चंद महीने जाने न जाने की बातों में ज़ाय हो गए। तहरीक इंसाफ के अबकरी वज़ीर डॉक्टर असद उमर को दरअसल मईशत का बिल्कुल ही आइडिया नहीं था और ना ही उन्हें तजर्बा था, इसलिए गलतियाँ हुई। मौजूदा हुकूमत ने इस हवाले से गैर मामूली मुस्तैदी दिखाई और मिफ्ताह इस्माइल फौरी तौर पर IMF से मुज़ाकरात के लिए पहुँच गए और उन्हें अमेरिका की मेहरबानी या किसी और वजह से खासा रिलीफ भी मिल गया। $2 अरब 1 साल के तोसीई प्रोग्राम के लिए देने का वादा हो गया। अब इसहाक डार ने किसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि IMF से नया मुआहदा होना चाहिए, न जाने इसका क्या मतलब है, कहीं राह साहब भी हाथ से ना निकल जाए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक दिलचस्प बात यह भी हुई है कि पिछले 3 बरस अपोजिशन स्टेट बैंक के गवर्नर पर तनकीद करती रही और इमरान खान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती रही कि उसने मुल्क IMF के हाथों बेच दिया है। ये तनकीद बहुत सख्त और शदीद थी। अब जबकि उन्हीं गवर्नर की मुद्दत मुकम्मल हुई तो उसी अपोजिशन के इत्तेहाद ने जो हुकूमत में आ चुका है, उसके वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने दिल खोल कर गवर्नर स्टेट बैंक की तारीफ़ की। पहले वो झूठ बोल रहे थे या अब जबरी सच बोलना पड़ा कि कहीं IMF नाराज़ ना हो जाए। नाज़रीन, इसके बावजूद मईशत अभी तक हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आई, बल्कि जो अमूमी अंदाज़ा था कि सरमायाकार नून लीग से फ्रेंडली हैं और उन पर एतमाद करते हैं, वो भी दुरुस्त नहीं निकला। इब्तिदाई 2-3 दिनों के बाद स्टॉक मार्केट भी नहीं उठ रही और वो डॉलर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। गुज़िश्ता रोज़ स्टॉक मार्केट फिर गिर गई। डॉलर को रोकने की यकीनन हुकूमती कोशिशें चल रही होंगी। उसके बावजूद ये हाल है कि पेट्रोल बम आवाम पर किसी भी वक्त गिर सकता है। अभी नहीं तो बजट में लाजमी ऐसा होगा। इससे महंगाई की जो भयानक सुनामी निवार लहर उठेगी, उसके बारे में हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। पेट्रोल महंगा होने का मतलब ये है कि बिजली लाजमी महंगी होगी। जून, जुलाई, अगस्त बल्कि अब तो सितंबर भी सख्त गर्म और तकलीफ दे महीने हैं, जिनमें हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक कूलर, AC वगैरह चलाता है। साल भर में सबसे ज़्यादा बिल इन्हीं 4 माह में आते हैं।
اگر بجلی مہنگی ہو گئی تو یہ بل کہاں جا پہنچے گے، اس کا تصور بھی ہلا دیتا ہے۔ ناظرین، روس یوکرین جنگ کے باعث پیٹرول گیس مہنگی ہوتی جائے گی اور انڈونیشیا کے مقامی بحران کی وجہ سے پام آئل بھی۔ اسی وجہ سے کوکنگ آئل اور گھی بہت زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں، مزید مہنگے ہو جائیں گے اور حکومت کے پاس اس کے لیے بظاہر کوئی حل موجود نہیں ہے۔ ممکن ہے اگلے چند ماہ میں ہمیں گندم بھی باہر سے منگوانا پڑے، تب وہ بھی مہنگی ملے گی کہ ہم ماضی میں زیادہ تر گندم روس اور یوکرین سے لیتے رہے ہیں، اب وہ دونوں بحران کا شکار ہیں۔ چلیں، پوسٹ کورونا بحران اپنی جگہ، روس یوکرین کی جنگ بھی ایک عالمی حقیقت ہے۔ سوال مگر یہ ہے کہ مرغی کا گوشت کیوں اتنا مہنگا ہو گیا ہے؟ اس کی فیڈ بھی مقامی سطح پر تیار ہوتی ہے۔ اس سال مکئی کی فصل بھی اچھی ہوئی جو فیڈ میں استعمال ہوتی ہے۔ پولٹری فارم بھی مقامی، مرغیاں بھی مقامی، ان کی فیڈ بھی مقامی۔ گوشت استعمال کرنے کی کوئی غیر معمولی وجہ بھی نہیں۔ عید ہو چکی ہے، اب سخت گرمیاں ہیں جن میں شادیاں زیادہ نہیں ہوتی۔ آخر گوشت کی قیمت 100-150 کا اضافہ کیوں ہوا؟ جو گوشت لاہور میں 350 تک مل جاتا تھا اب 450 اور بعض اوقات 500 سے بھی تجاوز کر چکا ہے، آخر کیوں؟ ناظرین، یہ ویڈیو بنانے سے کچھ دیر پہلے چینلز پر مسلسل چیزیں مہنگی ہونے کے ٹکرز چل رہے تھے، جن کے مطابق 1 پاؤ سے بھی کم یعنی کہ 190 گرام چائے کی پتی کا پیکٹ 12 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ کوکنگ آئل فی لیٹر کی قیمت 20 روپے اضافہ، 1 کلو مرغی کا گوشت 550 اور بعض شہروں میں 650 تک پہنچ گیا ہے۔ لاہور میں 1 کلو پیاز کی قیمت 200 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے۔ رمضان میں یہ پیاز 60 سے 80 روپے کلو ملتا رہا تھا، اب کیا آفت آ گئی؟ ناظرین، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے تحریک انصاف پر اقتدار میں آتے ہی افتاد ٹوٹ پڑی تھی اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ اب وہی حال حکمران اتحاد کا ہے۔ نون لیگ کی حالت زیادہ پتلی ہے کیونکہ ان کا وزیر اعظم ہے، وزیر خزانہ اور کئی اہم وزراء۔ پیپل پارٹی پر بھی مشکل وقت آنے والا ہے جب بلاول بھٹو غیر ملکی دورہ کریں گے اور پھر ان کی کارکردگی کا بھی محاسبہ ہوگا۔ سردست تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکمران اتحاد کا تعاقب کوئی بد دعا کر رہی ہے۔ حکمران اتحاد اور ان کے حامیوں کو کچھ توجہ صدقہ خیرات پر بھی دینی چاہیے، اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ ممکن ہے سیاسی مخالف پر بھی اس کا اثر ہو جائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔